ईडी किसान, बदलते भारत की शान। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नाबार्ड और जेके ट्रस्ट के माध्यम से मध्य प्रदेश मुरैना में 14 पशुधन विकास केंद्र किए शुरू। कहा 180 गांव होंगे लाभान्वित। पशुपालन से गांव की आर्थिक दशा भी सुदृढ़ होगी और मध्य प्रदेश में पशु नस्ल सुधार को मिलेगा प्रोत्साहन। कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एपीडा ने मनाया 36वां स्थापना दिवस। एपीडा के माध्यम से कृषि खाद्य उत्पादों का निर्यात बढ़कर 2020-21 में लगभग $20 बिलियन से अधिक पहुंचा। पूर्वांचल क्षेत्र को कृषि निर्यात हब में बदला जाएगा। मध्य प्रदेश के किसानों को वर्ष 2020-21 में खरीफ और रबी फसलों की नुकसान का किया गया भुगतान। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के बैंक खातों में भेजे गए फसल बीमा योजना के 7,618 करोड़ रुपए। तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कृषि व्यवसाय इंक्यूबेशन और उद्यमिता केंद्र के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर नरेंद्र सिंह तोमर ने इस केंद्र से होने वाले फायदे भी बताए। उन्होंने कहा कि ग्वालियर विश्वविद्यालय के अंतर्गत नाबार्ड के सहयोग से 7 करोड़ रुपए की लागत से ये केंद्र लोकार्पित हुआ है। इससे कृषि स्टार्टअप को तमाम सुविधाएं मिलेंगी। ग्वालियर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत नाबार्ड के सहयोग से 7 करोड़ से अधिक लागत का एक एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर लोकार्पित हुआ है। इसमें जो एग्री स्टार्टअप हैं उनके लिए सभी प्रकार की सुविधाओं से ये युक्त है। कोई भी एग्री स्टार्टअप जैसे अपने घर से चल के आए और उसको जगह चाहिए, उपकरण चाहिए, बाकी सब चाहिए, एक एड्रेस चाहिए, उसकी सब सुविधा यहाँ बहुत कम दामों पर उसको उपलब्ध होगी। सारे उपकरण, सारी टेक्नोलॉजी, सारी जानकारी उसकी उपलब्धता होगी। अपना काम करे और जब वो अपने स्टार्टअप में सफल हो जाए तो उसके बाद फिर वो यहाँ से जाकर अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराकर अपना कामकाज शुरू करे। और अब बात करेंगे कि खेती के साथ साथ पशुपालन को बढ़ावा देने से जो किसानों की आय है वो बढ़ेगी और इसीलिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुधन विकास केंद्रों का उद्घाटन किया और इसका मकसद ये है कि किसानों की आय को बढ़ावा दिया जा सके। खेती के साथ साथ पशुधन विकास की अत्यंत आवश्यकता होती है और इससे किसानों की जो आर्थिक तरक्की है उसमें कहीं ना कहीं उसे गति मिलती है। नाबार्ड और जेके ट्रस्ट के माध्यम से मुरैना जिले में 14 पशुधन विकास केंद्र प्रारंभ किए गए हैं और आने वाले दिनों में ये जो पशुधन विकास केंद्र है किसानों को लाभ पहुंचाएंगे, जिससे लगभग 180 गांव लाभान्वित होंगे और किसानों की आय बढ़ेगी। और यही एकमात्र उद्देश्य है कि किसानों की आय को बढ़ावा देना है। पशुपालन से गांव की आर्थिक दशा में भी सुदृढ़ होगी और मध्य प्रदेश में पशु नस्ल सुधार को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने डीएपी खाद के बारे में बताया कि पहले 1200 रुपए का मिलता था, लेकिन जबकि सरकार 1600 रुपए की डीएपी में सब्सिडी भी देती, इसीलिए हमें कंपोस्ट खाद तैयार करनी होगी और
प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना होगा ताकि जो रासायनिक खाद पर निर्भरता है वो कम हो। गांव में पशुपालन करेंगे तो हमें विकास की नई दिशा मिलेगी, युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। डेयरी फार्मिंग से युवाओं को जोड़ा जा सकता है। उन्होंने जिक्र किया कि गिर नस्ल की गाय की जो सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है, इसको और बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर कहा कि गुजरात में गिर गाय होती थी, वहां से ब्राजील भेजे गए और आज वो ब्राजील की मुख्य अर्थव्यवस्था का आधार बन गई और पशुपालन को कहीं न कहीं बढ़ावा देने का मकसद यही है। और कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एपीडा की अगर हम बात करें तो एपीडा ने रविवार यानी कि 13 फरवरी को अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है। इस मौके पर सहकारी समितियों और निर्यातकों के साथ क्षमता निर्माण कार्यक्रम और व्यापक बैठक भी आयोजित की गई। एपीडा के अध्यक्ष डॉक्टर एम अंगमुथु ने बताया कि एपीडा के माध्यम से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात जहां वर्ष 2010-2011 में 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और अब वर्ष 2020-21 में यह बढ़कर 20.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। एपीडा के माध्यम से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात चालू वित्त वर्ष में 23.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य से ज्यादा होने की उम्मीद है। कृषि उत्पादों के निर्यात को एक नए स्तर पर ले जाने के उद्देश्य से एपीडा ने भारत से निर्यात के संवर्धन और विकास में व्यवसाय करने की सुगमता के लिए आईआईटी सक्षम गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया है। एपीडा ने शासन को अधिक कुशल और प्रभावी बनाने के लिए कागज रहित कार्यालय की शुरुआत की है। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैतूल में एक सभा के दौरान किसानों के बैंक खातों में 1 क्लिक से बीमा राशि का हस्तांतरण किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक सभा को संबोधित करते हुए बताया कि वर्ष 2020-21 के खरीफ तथा रबी फसलों के नुकसानी के बीमा क्लेम के रूप में राज्य के 49 लाख से अधिक फसल बीमा दावों के भुगतान के रूप में 7,618 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने भी बताया कि इसके पहले भी राज्य सरकार किसानों को फसलों की नुकसानी पर किसानों के द्वारा किए गए क्लेम के आधार पर बीमा राशि का भुगतान कर चुकी है। पहले हुए फसलों की नुकसानी पर राज्य सरकार ने किसानों को 2,876 करोड़ रुपए दिए थे। फसल बीमा राशि कैसे निर्धारित किया गया है? यह राशि किसानों के द्वारा किए गए दावों तथा सर्वे के आधार पर किसानों को भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को प्रति हेक्टेयर के आधार पर तथा फसलों के नुकसान के आधार पर बीमा राशि तय की गई है। इसीलिए किसानों के बीच ऐसा हो सकता है कि एक ही गांव के 2 अलग अलग भूमि का अलग अलग मुआवजा राशि बनेगी। इसके अलावा जिले के अनुसार भी बीमा राशि अलग हो सकती है। प्राकृतिक कारणों से फसल नुकसानी पर किसानों के द्वारा 5,880 करोड़ रुपए तथा जिस पर कंपनी ने 100% भुगतान कर दिया है। और अब बात करेंगे कि किसानों को आने वाले दिनों में जो तरल यूरिया है उससे कितना फायदा पहुंचने वाला है और सबसे खास बात है उनके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सीवान की बात करते थे तो सीवान में किसानों को अब 1 बोरी यूरिया खाद महज 500 mm की बोतल पर मिल जाएगी। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी कि इफ्को के वैज्ञानिकों की ये पहल के चलते आने वाले दिनों में किसानों को एक बड़ा फायदा होने वाला है। नैनो यूरिया तरल अब सीवान के बाजारों में महज 500 ml की बोतल में किसानों को आसानी से उपलब्ध होगी। नैनो यूरिया से फसलों की पैदावार बढ़ेगी, जिससे किसानों की आमदनी को बढ़ावा दिया जा सकेगा, उनका समय बचेगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा। 1 बोरी यूरिया खाद की जगह आधे लीटर की नैनो यूरिया का बोतल किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। इफ्को के जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र में स्वदेशी तकनीक के जरिए इसे तैयार किया गया और अलग अलग जिलों अलग अलग राज्यों में इसे भेजा जा रहा है। इसके इस्तेमाल से फसल में पोषक तत्वों की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये कुछ फायदे हैं जो तरल यूरिया से किसानों को आने वाले दिनों में क्या क्या लाभ होने वाला है। नैनो यूरिया भूजल की गुणवत्ता सुधारने और जलवायु परिवर्तन पर भी अच्छा प्रभाव डालता है। नैनो यूरिया लिक्विड को सामान्य यूरिया के इस्तेमाल में 50% तक की कमी के लिए बनाया गया है ताकि रासायनिक खाद का कम से कम प्रयोग किया जा सके। सुरक्षित एवं पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ खेती हेतु इसको उपयोगी बताया जा रहा है और आने वाले दिनों में ये किसानों के लिए काफी लाभकारी होगा। बिना उपज प्रभावित किए यूरिया तथा अन्य नाइट्रोजन युक्त यूरिया की ये बचत करता है। ये कुछ फायदे हैं जो तरल यूरिया से आने वाले दिनों में किसानों को मिलेंगे। वातावरण प्रदूषण की समस्या से मुक्ति, मिट्टी, हवा और पानी की गुणवत्ता में भी इस यूरिया के छिड़काव से सुधार होता है। उत्पादन वृद्धि के साथ साथ उत्पादक और गुणवत्ता में भी लगातार बढ़ोतरी होती जाती है अगर किसान इसका प्रयोग करते हैं। परिवहन एवं भंडारण खर्चों में कमी एवं सुगम परिवहन किया जा सकता है, यानी कि लाने ले जाने में जो पहले दिक्कत होती थी यूरिया की बोरी को अब बहुत आसानी से खेतों तक पहुंचाया जा सकता है तरल यूरिया के माध्यम से। और अब बात करेंगे पीडीएस की। पीडीएस को डिजिटल बनाने से खाद्य सब्सिडी का दुरुपयोग बंद हो गया है। इस नई प्रणाली का लाभ राज्य के भीतर आने जाने वालों के साथ दूसरे राज्यों में पलायन करने वाले लोगों को भी मिलने लगा है।
वन राशन कार्ड योजना देश के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो गई है। इसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सार्वजनिक राशन प्रणाली से देश के 96.3% यानी 77 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी सभी राशन दुकानों से जुड़ गए हैं। इसके लागू होने से लाभार्थी किसी भी राज्य या फिर राज्य के भीतर किसी भी राशन दुकान से अनाज ले सकते हैं। इस प्रावधान के लागू होने के बाद से अब तक 56 करोड़ से ज्यादा लेन देन इसके तहत हो चुके हैं। रोजी रोटी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पलायन करने वाले मजदूरों को लाभ मिलने लगा है। रोजगार की तलाश में जाने वाले बिहार के मजदूरों ने रिकॉर्ड 1 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन किए हैं, यानी अपने मूल राशन दुकानों के बजाय दूसरी जगहों की दुकानों से राशन प्राप्त किया है। जबकि पिछले साल ही वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल दिल्ली में हर महीने सबसे ज्यादा 2.6 लाख राशन कार्ड धारक इसका लाभ उठा रहे हैं। इस पूरी प्रणाली को डिजिटल बनाने में तकरीबन 19 करोड़ लोगों को बाहर किया गया है। ये संख्या कुल 80 करोड़ लाभार्थियों की करीब 1/4 है, यानी 2 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी में से 50,000 करोड़ रुपए का अनाज गलत हाथों में जा रहा था। इस भारी लीकेज को रोकने में सफलता मिली है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस की पूरी श्रृंखला को शुरू से आखिर तक कंप्यूटराइज्ड करने का 2 तरफा फायदा मिल रहा है। एक और जहां वाजिब उपभोक्ताओं को उनके हक का अनाज समय से प्राप्त हो रहा है, वहीं सरकारी खजाने का दुरुपयोग भी बंद हो गया है। इसके अलावा वन नेशन वन राशन कार्ड ने पलायन करने वाले मजदूरों को सर्वाधिक लाभ दिया है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ गिरीश निशाना की रिपोर्ट, दिल्ली। और खेती में बदलाव बेहद जरूरी है और यही समय की मांग भी है। जो जागरूक किसान हैं वो छोटे छोटे बदलाव करके लाभदायी खेती कर रहे हैं। जागरूक किसान की एक रिपोर्ट देखते हैं और ये समझते हैं कि किसानों की आय तभी बढ़ेगी जब वो खुद जागरूक होगा। एक निजी कंपनी से मशीनिस्ट के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद अशोक जादव ने अपनी 2 एकड़ पुश्तैनी जमीन पर खेती शुरू की। वो 1999 से खेती कर रहे हैं और गन्ना, सोयाबीन, हल्दी, टमाटर और तरह तरह की मौसमी सब्जियां उगाते हैं। बाद में उन्होंने जैविक खेती की ओर रुख किया। गन्ने की खेती किफायती होने के लिए मैंने सुपर के नर्सरी का यूज किया है। इसके वजह से मुझे गन्ने की लागत के लिए लगने वाला खर्चे में बहुत सा खर्चा कमती आया है। साथ में मैंने गन्ने के बीच में सोयाबीन बोने से उसका जो मुनाफा हुआ उससे भी मैं फ़ायदे में हूँ। साथ में गन्ने के अंदर का जो खरपतवार है उसके निकालने के लिए मैंने इस यंत्र का उपयोग करने से मुझे लेबर का खर्चा बहुत कम आया। अशोक ने सरकारी विभाग के विभिन्न कृषि विशेषज्ञों की मदद ली और एक साइकिल वीडर बनाया जो फसलों के किनारे के खरपतवारों को काटता है। पहियों में ब्लेड लगे होते हैं जिससे खरपतवार निकल जाते हैं, लेकिन इस वीडर ने फसलों के बीच उगने वाले खरपतवारों को नहीं हटाया। अशोक ने उम्मीद नहीं खोई, वह प्रयोग करते रहे। अगले 2 वर्षों में अशोक ने डिवाइस में कई बदलाव किए। उपकरण को हल्का बनाने के लिए उन्होंने धातु के हैंडल को बांस में बदल दिया। इससे काफी हद तक कमियों को दूर करने में मदद मिली। इससे पहले 1 एकड़ जमीन पर पूरे दिन काम करने के लिए 10 मजदूरों की जरूरत होती थी, जिसकी लागत करीब 3,000 रुपए प्रतिदिन थी। लेकिन अब वही काम एक अकेला व्यक्ति 2 दिन में करीब 400 रुपए में कर सकता है। इतना अच्छा बढ़िया ये वीडिंग apparatus है जो इजीली वो खेत में काम कर सकता है। युवा पीढ़ी और वो बुजुर्ग फार्मर है ये अच्छी तरह से काम करता है। उनका गुड़गे का और मनके का जो तकलीफ है वो भी इससे दूर हो जाते हैं। खड़े होके ये काम हो सकता है। अशोक की इस अनूठी डिवाइस से किसानों को पैसा, समय और प्रयास बचाने में मदद मिल रही है। 71 वर्षीय किसान अशोक जादव की यह अनूठी पहल कई युवा किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के नासिक में प्याज उगाने वाले किसान ने प्याज के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अपने घर पर 150 किलो प्याज की एक प्रतिकृति लगाई है। प्याज किसान ने बताया कि उसने 150 एकड़ में प्याज की खेती की थी, जिससे
2019-20 में उसने 25 से 30 लाख रुपए कमाए थे और उससे अपना घर बनाया था। इसीलिए उसने कहा कि मैंने अपने मकान पर प्याज की एक प्रतिकीर्ति लगाई और ये प्याज की खेती के प्रति उसका लगाव दर्शाता है कि उसको ज्यादा आमदनी हुई और इसी खुशी के चलते उसने प्रतिकीर्ति लगाई है। प्याज लगाई थी 15 एकड़ में। हमारे इधर येवले गांव में 30 एकड़ खेती है, उसमें हमने 15 एकड़ प्याज लगाई थी और 2019-20 में हमको अच्छा पैसा मिला मतलब 110 रुपये से लेके 150 रुपये केजी तक पैसा मिला। 25-30 लाख रुपए हमको प्याज का हो गया। वो प्याज को पैसा मिला प्याज का, हम 3 जन भाई है, 3 जनों ने मिला कि ये बंगला बांधा। अभी टैटू लगाया तो कांदे के पैसे से हमने बंगला बांधा, इसके लिए कांदे का ही टैटू लगा दिया। और अब बात करेंगे कचरा प्रबंधन की। हमारी आपकी लापरवाही जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देती है, वो चाहे नदियों में प्रदूषण फैलाने की बात हो, रासायनिक चीज़ों का प्रयोग करने की बात हो या फिर खेती में अधिक केमिकल के प्रयोग करने की बात हो। इसीलिए ज़रूरी है कि कचरा प्रबंधन को और जन जन तक पहुंचाया जाए ताकि गंदगी कम से कम हो और सिर्फ इंसानों के स्वास्थ्य नहीं, कृषि में हो रहे बदलाव को भी रोका जा सके। कचरा प्रबंधन पर देखते हैं अपनी ये खास रिपोर्ट। मेरठ की मवाना तहसील के हस्तिनापुर ग्राम पंचायत द्वारा 42 तरह के कूड़े का निस्तारण कर उसे बेचा जा रहा है। यानी इस नगर पंचायत क्षेत्र से निकलने वाला कूड़ा भी अब मुनाफा कमा रहा है। हस्तिनापुर नगर पंचायत के अंतर्गत आने वाले वार्ड से नगर पंचायत के कर्मचारियों द्वारा कूड़ा एकत्र कर नगर पंचायत में बने प्लांट में लाया जाता है और इस कूड़े को अलग अलग कर कूड़े के पैकेट्स बनाकर बेचा जा रहा है, जिससे नगर पंचायत की आमदनी भी बढ़ रही है और गीला और सूखा कूड़ा भी अलग अलग किया जा रहा है। गीले कूड़े की खाद बनाकर उसे बेचा जा रहा है। इसमें हम लोग डोर कूड़ा कलेक्शन कर रहे हैं और उसमें 42 प्रकार से कूड़ों का सेग्रेगेशन हम लोग कर रहे हैं इस समय। और अभी 1 साल से हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें हम लोग 1 लाख रुपए तक का कूड़ा बेच चुके हैं और हमारे जो कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे हैं वो सब परफेक्ट हो गए हैं, सब सीख गए हैं कि कैसे सेग्रेगेशन करना है और वो लोग 42 प्रकार से इसमें सेग्रेगेशन कर रहे हैं। गीले कूड़े के ला के हम लोग यहाँ पे खाद बनवाते हैं, बायो कंपोस्ट खाद हमारे यहाँ बनता है, पीट है, उसमें खाद बन जाता है और सूखे कूड़े के ला के यहाँ पे हमारे सेंटर पे वो 42 प्रकार से हम लोग उसके सेग्रेगेशन करवाते हैं। हस्तिनापुर नगर पंचायत की इस पहल से जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान का सपना पूरा हो रहा है, तो वहीं पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी एक उदाहरण पेश किया जा रहा है। और किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने कृषि एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा बेमतरा, राजनांदगांव, रायपुर, जांजगीर, चांपा, गरियाबाद, दुर्ग, बलौदा बाजार, धमतरी एवं कबीर धाम के 92 उर्वरक विक्रेताओं की दुकानों एवं बिक्री केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया है। इन केंद्रों में उर्वरक विक्रय में अनियमितता पाए जाने पर 48 केंद्रों पर कार्रवाई भी की गई है। टीम द्वारा बलौदा बाजार जिले के 3 उर्वरक केंद्रों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए और गरियाबांध जिले में 20 केंद्रों का निरीक्षण किया गया है, जिसमें से उर्वरक विक्रय में अनियमितता पाए जाने के कारण 18 केंद्रों में विक्रय प्रतिबंध कर उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। इसी प्रकार अगर हम बेमतरा की बात करें तो बेमतरा जिले में 8 केंद्रों का निरीक्षण किया गया है, जिसमें से 2 केंद्रों में अनियमितता पाए जाने पर विक्रय प्रतिबंध कर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। रायपुर तथा जांजगीर जिले में क्रमशः 15 एवं 5 केंद्रों का निरीक्षण किया गया है, जिसमें से रायपुर के 5 केंद्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है एवं जांजगीर में 2 केंद्रों में विक्रय प्रतिबंध करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दुर्ग जिले में 7 केंद्रों का निरीक्षण किया गया, जिसमें से 3 केंद्रों को कारण बताओ नोटिस एवं 1 केंद्र को विक्रय प्रतिबंध कर उन्हें भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसी प्रकार राजनांदगांव जिले में 4 केंद्रों का निरीक्षण किया गया, जिसमें से 3 केंद्रों को नोटिस जारी किया गया है और इसके साथ साथ बलौदा बाजार जिले में 18 केंद्रों का निरीक्षण किया गया, जिसमें से 3 केंद्रों पर लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की गई है। और अब बात करते हैं केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आईआईटी कानपुर में नीति सम्मेलन 2022 को संबोधित किया। छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सामूहिक दृष्टिकोण से विकास की राह हासिल की जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों को उन लोगों के लिए काम करना चाहिए जिन्हें उनकी तरह देश में विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। एक व्यक्तिगत हमारा विकास हो, एक सामूहिक रूप से हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, देश कैसे आगे बढ़ेगा, हमारी क्या कर्तव्य है कि हम जो लोग
आपकी तरह प्रिविलेज नहीं है, जो लोग आपकी तरह इतने बढ़िया इंस्टीट्यूट में एजुकेशन नहीं पा रहे, जो लोग शायद वो ट्रेन नहीं बोर्ड कर पाए, जिसके कारण आज आप इतनी प्रिविलेज पोजीशन में, उस समाज के लिए, उन लाखों करोड़ों भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए हमारा क्या दायित्व है, ये जब हम सामूहिक रूप से देखते हैं, हम सब मिलके जब उसकी कल्पना करते हैं, तभी मैं समझता हूँ हमारा देश महान बन पाएगा। और अब देखते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे खेती करें और खेती करते समय क्या क्या सावधानियां रख सकते हैं। दक्षिणी राजस्थान के नम मैदानी हिस्सों में गर्मियों के लिए भिंडी की बुवाई का काम करें। यहाँ कम नमी वाले दक्षिणी मैदानी और अरावली पहाड़ी वाले इलाकों में कद्दू वर्गीय फसलों की बुवाई करें। यहाँ के किसान लौकी, कद्दू, खीरा, ककड़ी, तरबूज और खरबूज के बीज छोटे पॉलीथीन बैग में बोएं। उसके बाद जब पौध तैयार हो जाए तो क्यारियों या खेतों में रोपाई करें। साथ ही मध्य उत्तर प्रदेश में लोबिया, राजमा और भिंडी की बुवाई का काम करें। खेत की अच्छे से जुताई करके उसमें सड़े हुए गोबर की खाद डालें और गर्मियों के मौसम के लिए सब्जियों की बुवाई करना शुरू कर दें। मध्य उत्तर प्रदेश के अर्धशुष्क हिस्सों में प्याज की रोपाई का काम करें। प्याज की रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई करना उचित रहेगा। इसी तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदानी और तराई वाले इलाकों के किसान भी प्याज की रोपाई कर सकते हैं। अगर दिल्ली के पास के इलाकों की बात करें तो यहाँ के किसान कद्दू वर्गीय फसलों की बुवाई करें। दिल्ली के आसपास मिर्च, टमाटर और बैंगन की नर्सरी तैयार करने का काम भी करते रहें। जिन किसानों के पास पहले से टमाटर, मिर्च और गोभी पौध पहले से तैयार है, वो इस हफ्ते रोपाई कर सकते हैं। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है, वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो आइए अब देखते हैं कि जिन खबरों से आप रहते हैं बेखबर, उसके लिए देखते हैं खास खबर। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ने PSLV C-52 के जरिए उपग्रह US-4 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। ये 2022 का पहला प्रक्षेपण अभियान है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV C-52 ने उड़ान भरी। धरती पर नजर रखने वाले इस उपग्रह को कृषि, वानिकी और वृक्षारोपण, मिट्टी की नमी और जल विज्ञान तथा बाढ़ मानचित्रण और मौसम स्थितियों की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों और संक्रमण की दर में प्रभावी कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने सोमवार से सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने का फैसला किया। अभी तक प्रदेश में 8 तक की कक्षाओं के स्कूल बंद थे। इस तरह अब सभी प्राथमिक विद्यालयों में नियमित रूप से पठन पाठन शुरू हो गया है।
बिहार में कोविड के मामलों में कमी को देखते हुए सोमवार से कोविड संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। राज्य में स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को पहले की तरह पूरी क्षमता से चलाने की अनुमति दी गई है। वहीं 100% क्षमता के साथ चलाए जाने के बावजूद सार्वजनिक परिवहन, पार्कों, सिनेमा हॉल, क्लबों, जिम, मॉल, दुकानों और सरकारी तथा निजी कार्यालयों में मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना होगा। राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 की स्थिति में सुधार के मद्देनजर उच्चतम न्यायालय सोमवार से फिजिकल सुनवाई फिर से शुरू हुई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल हियरिंग सप्ताह में 2 बार, बुधवार और गुरुवार को होगी। देश में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। इसी को देखते हुए विदेश से यात्रा करके लौट रहे लोगों को कोरोना प्रतिबंधों में ढील दी गई। सोमवार से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को 7 दिनों के अनिवार्य क्वारंटीन रहने की आवश्यकता नहीं रही। अब उन्हें 14 दिनों के अवधि के लिए अपने स्वास्थ्य की निगरानी और ख्याल खुद रखना होगा। हवाई अड्डे पर कोरोना परीक्षण कराने की आवश्यकता भी नहीं है। देश में कोरोना की तीसरी लहर लगातार धीमी पड़ती जा रही है, तो वहीं टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 172.81 करोड़ से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी है। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच सोमवार से स्कूल खुल गए। हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद से जुड़ी लंबित याचिकाओं पर अंतरिम आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार से शिक्षण संस्थानों को पुनः खोलने का अनुरोध किया था। साथ ही इस मुद्दे पर अंतिम फैसला आने तक विद्यार्थियों को धार्मिक यूनिफॉर्म के क्लास में जाने की जिद नहीं करने को भी कहा था। तो इन्हीं खबरों के साथ अभी बस इतना ही। नमस्कार। रोहित की रणनीति, ओडीआई में